Good afternoon students, my name is Anchika from IPJ कॉलेज योर साइंस टीचर। आज हम विज्ञान का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। भाग 3 लास्ट पार्ट है ये। हमने पहले और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि हम कैसे जो सूक्ष्मजीव है वो हमारे मित्र है और कैसे सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम? आज का हमारा टॉपिक है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन किसे कहते हैं? दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका पेस्चराइजेशन है। हम घर में दूध को उबालते हैं और उसको 1 या 2 दिन तक रखते हैं और फिर उसके बाद उसको पीते भी हैं, तो उसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इतने टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। फिर उसे एक ठंडा कर दिया जाता है तथा उसका भंडारण कर दिया जाता है। ऐसा करने पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है तथा दूध लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। फिर उसके बाद वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, इसलिए हम उसको गर्म करते हैं। समझ आ गया सबको पेस्चराइजेशन क्या होता है? कि दूध का भंडारण करना काफ़ी समय तक उसको गर्म करने के बाद। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक उपाय। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नमक और खाद्य तेल है उसको हम डालते हैं किसी चीज़ में और उसको हम लंबे समय तक हम रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता, सूक्ष्मजीव की वृद्धि उसमें नहीं होती। तो इससे भी हम बचा सकते हैं, इससे भी हम पेस्चराइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो है वो हमारे परिरक्षक हैं, मतलब कि सूक्ष्मजीव से हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनकी रक्षा करते हैं। अब जैम जो होता है, जैम खाते हैं ना हम, वो ये सब हमारी किससे सुरक्षा, सूक्ष्मजीव से सुरक्षा कैसे होती है इनकी? ये नमक और खाद्य तेल को डाल के उससे सूक्ष्मजीव की सुरक्षा होती है। अब देखो, ये देख रहे हैं आप, अचार वगैरह जो होता है हमारे घर में, इसके अंदर हम नमक वगैरह डालते हैं तो जिससे लंबे समय तक चलता है अच्छे से, और तेल डालते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। अगर उसके ऊपर जीवाणु ना आए इसलिए उसके ऊपर जो मांस को है उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, सूखा नमक, और उससे वो कई दिन तक रह सकता है। फिर उसके बाद हम उसको खा सकते हैं। तो एक तो होता है नमक। इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि कैसे नमक डाल रखा है, तो ये कई दिन तक चल जाएगा। इसके आगे हो गया हमारी चीनी द्वारा, पहले था नमक, अभी हो गया चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जो जैम हम खाते हैं उसको अच्छे से उसके अंदर चीनी डाल देते हैं ताकि वो जो लंबे समय तक चल सके और उसका परिरक्षण हो सके और उसके अंदर जो जीवाणु हैं और जो हमारे सूक्ष्मजीव है वो ना आ सके। अब देख रहे हैं जैम है, इसके अंदर ही काफ़ी दिन तक चलता है। हम 3-3, 4-4 महीने तक रखते हैं जैम को, उसके बाद तक वो चलता है, वो इसी वजह से चलता है। तेल और सिरके द्वारा, तेल हमने पहले ही पढ़ लिया। अब सिरका जो होता है, खट्टा सिरका, उसको हम डाल देते हैं। जैसे कभी कभी हम मूली को काट के डाल देते हैं तो बहुत दिनों तक वो चलता है, तो ये इसी के कारण होता है। इसके अंदर फिर जीवाणु नहीं आते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा कर सकते हैं, उनको इस विधि द्वारा हम रोक सकते हैं। कैसे? सिरके और तेल से। अब जैसे सिरके में डाल रखी है ना हमारा गर्म और ठंडा, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसके अंदर से सूक्ष्मजीव मर जाएंगे और फिर वो जो है कई दिनों तक चल जाएगा। उसको उबाल देंगे तो जिसमें सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाएंगे, तो वो दूध है वो कई दिनों तक चल जाती है, चीज़ें कई दिनों तक चल जाती है। अब जैसे देख रहे हैं दूध को हम उबालते हैं घर में, सबको पता है ये, तो इसमें से सूक्ष्मजीव मर जाएंगे और कई दिनों तक चलेगा। और ठंडा, जैसे हम फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं तो वो भी कई दिन तक चल जाती है, तो ऐसे भी हम उसको बचा सकते हैं अपनी चीज़ों को सड़ने गलने से, सूक्ष्मजीवों से। ये हमने पढ़ लिया कि पेस्चराइजेशन की कैसे होती है। अब भंडारण और पैकिंग। अगर पैकिंग नहीं करेंगे तो ऐसे बिखरे फिरेंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उनके अंदर सूक्ष्मजीव आ जाएंगे। और भी खाद्य पदार्थों को वायु रहित डिब्बे तथा पैकेट में बंद कर देने से उसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। हवा में सूक्ष्मजीव होते हैं, अगर उसके अंदर हम हवा ना लगने दें तो उसके अंदर भी सूक्ष्मजीव नहीं आएंगे और वो हमारा ख़राब नहीं होगा। उसके लिए हम उसको पैकेट में डाल देते हैं। जैसे चिप्स होते हैं, हमारे कुरकुरे, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर पैकेट में डाल देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते,
किस लिए कि उसके अंदर सूक्ष्मजीव नहीं आ पाते। तथा इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बिना खराब हुए भंडारित किया जा सकता है, और वो बिना खराब हुए बहुत दिनों तक हम उसको रख सकते हैं। अब आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को कैसे जो सूक्ष्मजीव है वो जो ज़मीन है उसके अंदर डालते हैं। आपने पढ़ा होगा 6ठी और 7वीं में, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो पौधों में क्या करता है, नाइट्रोजन को डाल देता है। कहाँ से? हवा में से। स्मरण कीजिए, राइजोबियम जो है वो पौधों में क्या डाल देगा, नाइट्रोजन डाल देगा, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन की जो कमी थी वो उसको पूरी कर देगा। तो इसलिए जो राइजोबियम जो है हमारा जीवाणु वो किसान का रक्षक होता है, मतलब किसान जो उनकी फसल होती है उसका रक्षक होता है, और वो उनका मित्र होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, मैंने दोबारा आपको बता दिया एक बार। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र, कि नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है। तो हम नाइट्रोजन चक्र इसके द्वारा पढ़ेंगे, चित्र के द्वारा। पहले वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ जाती है? मंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जो शैवाल होते हैं, एलगी जो मैंने बताया था ना कि काई हो जाती है, लग जाती है, उसके द्वारा क्या होता है, जो अंदर है उसका शिवरण हो जाता है, अंदर चली जाती है वो। फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन करना। अब जो नाइट्रोजन वहाँ जमा होगी उसके बाद उसको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, कौन? जीवाणु। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको अच्छे से मतलब पेड़ पौधे को पहुँचा देते हैं। उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देना। उसके बाद जो ज़मीन में नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, गैस में उसको परिवर्तित कर देते हैं, तो वो गैस में चली जाती है, और फिर वो वापस वायुमंडल में चली जाती है। अब वायुमंडल से टरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर वो वापस मिट्टी में चली जाती है। पौधे द्वारा अवशेषण, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन जो है उसको अपनी मिट्टी में मिला लेते हैं, और जंतुओं द्वारा पौधों में नाइट्रोजन का जाना। फिर वो उर्वरक जो होते हैं, जो मृत्यु जाती है किसी की या बहुत चीज़ें होती है उससे भी जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में चली जाती है, और मिट्टी के अंदर जो यौगिक है वो नाइट्रोजन के मिल जाते हैं उसके अंदर। तो ये सब आपने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो ऐसे ही कि नाइट्रोजन पहले हवा में होती है, हवा से वो शैवाल द्वारा मिट्टी में जाती, वो ऊपर रहती है, उसके बाद वो जीवाणु द्वारा मिट्टी में जाती है, फिर मिट्टी में जाने के बाद उसके यौगिक बनते हैं, उसके बाद फिर वो हवा में जाती है, फिर जो हवा की होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, या फिर उसको पेड़ पौधे द्वारा मिट्टी में चली जाती है, या फिर जीवाणु द्वारा मिट्टी में चली जाती है, या फिर वो जंतुओं द्वारा मिट्टी में चली जाती है जो मरे हुए होते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन चक्र। तो ये था इसका आखिरी भाग, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है, और पेपर में ये आता भी है ये चक्र, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।